हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो 3 प्रमुख हिस्से होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम ऑलरेडी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कोशिका का एक प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो अंग है, केंद्रक। ठीक है, तो आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल कि केंद्रक जो है वो क्या होता है। तो केंद्रक जो है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द सेल, यानी एक सेल के अंदर जितनी भी उपापचय यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उन सबका नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1839 में इसकी खोज की, ऑर्किड की रूट्स में उन्होंने इसको देखा और उसका नाम दिया, केंद्रक नाम दिया। ठीक है, केंद्रक जो है आपका ये दोहरी झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है, यानी इसमें भी क्या होती है आपकी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक, यानी ये दोहरी झिल्ली से ढका हुआ कोशिकांग है जिसमें मुख्यतः आपका प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो जो डीएनए है वो क्या होता है आपका, डीएनए जो है आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका काम, डीएनए क्या होता है आपका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसका काम मेन क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसका मेन काम जो पैतृक लक्षण होते हैं यानी जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं उनको नई जनरेशन में, यानी संतति जो आपकी जो सेल्स आती हैं या नई जो जनरेशन आती है उसमें उन कैरेक्टर्स को भेजना होता है। ठीक है, केंद्रक जो होता है वो लगभग सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और केंद्रक के बिना का जो है वो जीवित अवस्था में नहीं रह सकती। लेकिन कुछ अपवाद या एक्सेप्शंस हैं जहां पे केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है, जैसे आरबीसी यानी स्तनधारी मैमल्स की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, उनमें, तथा जो फ्लोएम आपकी हैं, फ्लोएम की सीव ट्यूब यानी चालनी नलिकाओं में, सीव ट्यूब यानी चालनी नलिकाओं में केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें भी कुछ, अगर हम ये बोलेंगे जितने भी स्तनधारी हैं उनकी जो आरबीसी हैं या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी कैमल, ऊंट के आरबीसी में केंद्रक जो है वो पाया जाता है। केंद्रक के अलग अलग जो है वो जो उनका शेप है, आकार है, वो अलग अलग हो सकता है, किसी के में अंडाकार होता है, कहीं पे वो गोल होता है। कल हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कहाँ होता है, परिधि पे होता है। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है और जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ होता है, सेंटर में यानी केंद्र में होता है। ठीक है, जो इनका साइज होता है वो आपका मतलब वही गोल होता है या अंडाकार होता है। ठीक है, और शेप जो होता है गोल और अंडाकार होता है। और जो नंबर होता है इनका, ठीक है, मैक्सिमम जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें जो नंबर होता है केंद्रक का वो एक ही होता है, लेकिन पैरामीशियम में जो केंद्रक का जो नंबर होता है, ठीक है, वो 2 से 3 केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अलावा ओपेलिना में जो केंद्रक जो होता है वो आपका कम से कम 50 तक केंद्रक जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अवस्था है कि एक ही कोशिका के अंदर जब बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है, तो हम इनको 2 वर्ड देते हैं, सिनसाइचियल और सिनोसिटिक। सिनसाइचियम और सिनोसिटिक। ठीक है, जंतु कोशिका, अगर जंतु कोशिका में हम ये मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन देखते हैं, यानी एक ही कोशिका में बहुत सारे अगर न्यूक्लियस हैं, केंद्रक हैं, तो वहाँ पे हम जनरली सिनसाइशियम यूज करते हैं वर्ड। और अगर पादप कोशिका में हम बहुत सारे न्यूक्लियस केंद्रक देखते हैं तो वहाँ पे हम सिनोसिटिक वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो केंद्रक जो है, केंद्रक का जो मेन जो काम होता है, ठीक है, वो यही है कि जितनी भी कोशिका की उपापचय जो रिएक्शंस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनको ये नियंत्रित करता है। ठीक है, ये आपको क्लियरली यहाँ पे मूविंग एक केंद्रक दिख रहा होगा। ठीक, तो केंद्रक में आपके 2
मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि केंद्रक के चारों तरफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरा क्या हो कवर किया रहता है, यानी जो न्यूक्लियस का जो पहला जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, उससे जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी अंतःपद्धवी जो जालिका है वो क्या होती है, पूरी तरीके से कंटिन्यूअसली उसकी जुड़ी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि केंद्रक का जो कार्य होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो केंद्रक के कार्य में, केंद्रक का जो मेन कार्य होता है कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी केंद्रक जो सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनका ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। और दूसरा, जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जितना भी जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है, ठीक है। और ये किसके थ्रू करता है, डीएनए ही जो है, डीएनए क्या करता है, आपका आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। और जो कैरेक्टर, जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वो माता पिता से उसके बच्चों, उनके बच्चों तक वो क्या करता है, डीएनए के थ्रू जो है वो केंद्रक भेजने का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इसके अलावा कोशिका के विकास, कोशिका के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, जो कोशिका की जो परिपक्व जो मैच्योरिटी होती है उसमें भी केंद्रक क्या करता है, में महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है या महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि केंद्रक जो है वो कहाँ पाया जाता है और केंद्रक की क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसका फंक्शन है। इसके अलावा केंद्रक को 4 भागों में बांटा गया, यानी केंद्रक के 4 मुख्य भाग हैं, ठीक है। पहला है आपका केंद्रक कला, दूसरा यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्र का यानी न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, ठीक है। ये क्या है, कौन केंद्र के 4 मुख्य भाग हैं, ठीक। अब बारी बारी से हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि केंद्रक कला क्या होती है। तो केंद्रक कला जो है, केंद्रक कला लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की 2 स्तरों से बनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो आपकी जो केंद्रक कला होती है ये भी लिपिड और प्रोटीन, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है कैसे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ऐसे ही जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो भी कैसे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये आपका इनर मेम्ब्रेन, ये जो लाइन आ रही है क्या है आपकी, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक। जगह जगह पे जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती, यानी अनुपस्थित होती, जैसे यहाँ पे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोल यानी न्यूक्लियर छिद्र, ठीक। इन पोर की वजह से, यानी इन पोर की मदद से जो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य और कोशाद्रव्य यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या कोशाद्रव्य और न्यूक्लियो जो प्लाज्मा यानी केंद्रक जो द्रव्य है उनके बीच में पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बाहर आउटर मेम्ब्रेन है उससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी अंतःपद्धवी जो जालिका होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूअसली जुड़ी रहती है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन से क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी कंटिन्यूअसली क्या हुई है, जुड़ी हुई है, जिसपे राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट है। ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अंदर का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक डार्क पोर्शन दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो 2 स्तर की बनी होती है, ठीक है। और जगह जगह पे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसके थ्रू जो होता है आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केंद्रक द्रव्य, ठीक, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक, जिसको हम कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है क्या, एक तरल पदार्थ है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है आपका डीएनए, ठीक है।
आपका डीएनए, आरएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल प्रोटीन यानी राइबोसोम्स को बनाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं राइबोसोमल प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक, और आरएनए पॉलीमरेजेस, और इसके अलावा और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। यानी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर बेसिकली आपका डीएनए और आरएनए को बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, यानी डीएनए पॉलीमरेजेस और आरएनए पॉलीमरेजेस, और इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा केंद्रिका। ठीक है, तो जो केंद्रिका है हमारी, केंद्रक के अंदर जो है छोटा सा गोल भाग होता है, ठीक है, जो गाढ़ा सा होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, यानी केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव्य में छोटा सा गोलाकार भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, फोंटाना ने की थी। फोंटाना ने 1781 में इसकी खोज की और वॉमन ने 1840 में इसको न्यूक्लियस यानी केंद्रिका नाम दिया था। ठीक है, केंद्रिका में बेसिकली क्या होता है, 10% आरएनए होता है, यानी जो न्यूक्लियस केंद्रिका जो होती है उसका जो संगठन होता है उसमें क्या होता है, 10% केवल आरएनए होता है, 85% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और केवल 5% डीएनए पाया जाता है। ठीक है, केंद्रिका में मेन केंद्रिका का जो काम क्या होता है, जितना भी आरएनए का संश्लेषण होता है, यानी जो और दूसरा जो राइबोसोम का संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, केंद्रिका के अंदर होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका, क्रोमेटिन। ठीक, यानी केंद्रक के अंदर, ठीक है, केंद्रक के अंदर गाढ़े रंग के थक्के या कुछ गुच्छे के रूप में कुछ रचनाएं दिखाई देती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड यानी धागे का मतलब ऐसा नहीं है कि वो धागा होता है या उलझा हुआ रहता है, वो जाल जैसा दिखाई देता है लेकिन वो उलझा हुआ नहीं रहता है। इनके सारे जो सिरे होते हैं वो दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, और जो क्रोमेटिन होता है, मतलब अभी मैंने बोला कि गाढ़े रंग के थक्के या गुच्छे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो गाढ़ा रंग दिखाई देते हैं, यानी जब हम न्यूक्लियस के अंदर जब स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कलर स्टेन करते हैं, अभिरंजन करते हैं, उनका कलर देते हैं। तो स्टेन करने पे कुछ जो भाग होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है, गाढ़ा रंग देता है, और कुछ भाग जो होता है वो हल्का रंग देता है। ठीक है, तो उन रंग के हिसाब से हमने क्या किया, इनको नाम दिया हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। यानी कोशिका जनरली जो क्रोमोसोम होता है उनको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, कोशिका विभाजन के समय ही क्रोमोसोम्स को हम देख सकते हैं। क्रोमोसोम मतलब कि क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमेटिन प्लस जो क्रोमेटिन का है आपका डीएनए है। ठीक है, ये क्या है आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए के साथ जब आपकी हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है, ठीक है, हिस्टोन आपकी एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो ऑक्टामर की फॉर्म में होती है, और इसके ऊपर जैसे इस तरह से होता है, इस तरीके से ऑक्टामर की फॉर्म में होती है, और जो डीएनए होता है इसके ऊपर इस तरीके से रैप रहता है। ठीक है, यानी जो क्रोमेटिन होते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पूरे अच्छे से रैप है, और ये क्या पूरा एक जाल जैसा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, और जब विभाजन की अवस्था होती है तो उस समय ये क्रोमेटिन क्या होते हैं, छोटे छोटे धागों के रूप में चेंज हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, आपका क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, तो कलर करने पे, स्टेन करने पे हमको दो रीजन दिखाई देता है, पहला आपका हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरा आपका यूक्रोमेटिन। तो हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब क्या होता है कि ये माना जाता है कि ये जो आपका पोर्शन है, ठीक है, ये आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है। ठीक है, और जब कलर करते हैं तो ये क्या देता है, गाढ़ा रंग देता है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय का मतलब क्या हुआ कि क्रोमेटिन का वो पार्ट या वो हिस्से जिनसे आरएनए नहीं बनता या जिनसे प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यानी डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यानी ये जो आपका भाग है, जो आपका हेटेरोक्रोमेटिन होता है, वो आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है, यानी
इनसे डीएनए से क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरे, क्रोमेटिन के वो पार्ट जो कम संघनित यानी कम कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है, और आनुवांशिक रूप से क्या से होते हैं, ये सक्रिय होते हैं, यानी इनसे क्या होता है आपका आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, यानी आनुवांशिक रूप से सक्रिय होने के कारण इस भाग के द्वारा डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जिसका ट्रांसलेशन बोला जाता है, ठीक है। और इस पार्ट में ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, यानी जितना भी एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होती है, यानी उसको जीन विनिमय कहा जाता है, वो आपके यूक्रोमेटिन भाग से ही होता है, ठीक है। तो हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कब हम डीएनए बोलेंगे, कब हम उसको क्रोमेटिन बोलेंगे, कब इसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। यानी जितना भी आपका न्यूक्लिक एसिड है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। क्रोमेटिन का मतलब क्या हुआ कि जब उसमें हिस्टोन प्रोटीन पूरे अच्छी तरह से रैप होती है, कंडेंस होता है वो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं उस समय, क्रोमोसोम बोलता है, यानी जब कंडेंस हो जाता है तो क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, और सोम का मतलब होता है का, यानी कलर्ड बॉडीज इनको बोला जाता है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी जब पढ़ चुके हैं कि वोल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नाम दिया था, ठीक है। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोम्स का मतलब होता है बॉडी या का, यानी कलर जो है वो बॉडी, ठीक है। तो क्रोमेटिन से जो क्रोमोसोम डेवलप होते हैं या बनते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्रोमेटिन दिख रहा है इजिली, ठीक है। क्रोमेटिन से क्या हुआ, जो आपका हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके तरफ, उसमें क्या होता है, डीएनए जो होता है बहुत टाइटली क्या होता है, एकदम पैक हो जाते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा टाइटली पैक हो जाते हैं कि इस तरीके से डीएनए आपका नॉर्मली आपको ऐसे जो आपकी बुक्स में डायग्राम आप देखते होंगे वो इस तरीके से होता है, यानी ये क्या होता है, जो आपका स्टोन प्रोटीन है उसकी तरफ डीएनए क्या होता है, चारों तरफ रैप रहता है, ठीक है। और जो रैपिंग होती है इतनी कॉम्पैक्ट हो जाती है इस तरीके से कि फाइनली जो आपका क्रोमेटिन जो है आपका किस अवस्था में, यानी जब विभाजन की अवस्था होती है तो जो क्रोमेटिन है जो ऐसे जाल की तरह फैला रहता है, ठीक है, वो फाइनली हिस्टोन प्रोटीन पे रैप होकर इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है। इस अवस्था में ये जो आपके क्रोमेटिन होते हैं वो क्या होता है, आपके क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। यानी क्रोमेटिन ही क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और यही क्या होता है, डीएनए भी आपका यही होता है। मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन होता है हम लोगों को कि डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो आपका जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, एक कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं और एक पॉइंट से क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इनको क्या बोलते हैं, हम आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और जो सिरे होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, हम टीलोमियर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। यानी कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमोसोम होते हैं वो धीरे धीरे छोटे और मोटे धागों में कन्वर्ट हो जाते हैं या परिणत हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। स्टेन में, यानी अगर जो कलर किया जाए, इनको स्टेन किया जाए, तो स्टेनिंग के टाइम पे, स्टेन करने पे, ठीक है, इसमें दो हिस्से दिखाई देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। यानी जो गाढ़ा रंगने वाला, जो गाढ़ा रंग देने वाले जो हिस्से होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, और जो हल्के रंग जाने वाले जो हिस्से होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कैसे जो है न्यूक्लियस के अंदर जो आपका ये डीएनए हो गया, क्रोमेटिन पूरा हो गया। और क्रोमेटिन क्या होता है, जब डिवीजन होने वाला होता है, यानी जब सेल डिवाइड होने वाली होती है उस समय क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है। कंडेंस होकर ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों में से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं हल्के भागों में खोल रहित डीएनए होते हैं जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। और इन हिस्सों को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यानी जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के कुछ हिस्से क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, जीन, यानी सेगमेंट ऑफ द डीएनए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। तो जो गुणसूत्र में अगर गुणसूत्र को कलर किया जाए तो कुछ पोर्शन क्या होते हैं आपके गाढ़े रंग के हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेंट्रोमियर जो होता है, इसी से जो क्रोमेटिड्स की जो आर्म होती है, यानी जो क्रोमोसोम की आर्म होती है वो क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, सेंट्रोमियर हो गया, जिसपे आपके क्रोमोसोम्स हैं, उनकी जो आर्म है वो क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर जो क्रोमोसोम है उनको हमने अलग अलग भाग में बांटा है,
ठीक है। जैसे सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो आपके 4 तरीके से होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक, यानी मेटा का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों आर्म्स हैं, ये आपका सेंटर में क्या है, सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है, ये सेंटर में आपका सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है, और ये एक आर्म इधर हो गई और एक आर्म इधर हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। ठीक, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर बीच में है, ठीक, एक आर्म थोड़ी छोटी होती है, दूसरी आर्म की लंबाई जो होती है उसके कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, और ये एल या जे शेप देते हैं, इनको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि एक ये सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर जो है छोटा सा आपका आर्म होता है और नीचे वाली आर्म जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, इनको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में टॉप पे क्या होता है, आपका सेंट्रोमियर होता है और उसके नीचे एक आर्म होती है, उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। ठीक, तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, ठीक है, यानी स्पीशीज में जितनी भी आपकी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, जातियां जो प्रेजेंट हैं, उस हर एक जाति में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, लेकिन अलग अलग जातियों में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है, ठीक है। अगर हम मटर की बात करें तो वहां पे जो संख्या होती है वो 14 होती है, यानी अलग अलग जाति में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन एक विशिष्ट जाति में क्रोमोसोम की संख्या हमेशा निश्चित होती है, एक ही होती है, ठीक है। तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसमें मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स की टाइप होती है वो नहीं पाई जाती। ठीक, तो ये हमारा एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए क्रोमोसोम के बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें हमको डिटेल में आपके हाई क्लास में पढ़ना है, यहाँ पे आपको डिटेल नहीं जानना है, तो हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया आपको क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका जो तीसरा प्रमुख हिस्सा या भाग है किसका, यूकेरियोटिक कोशिका का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में हम 1 by 1 उनको पढ़ेंगे।